जय श्री राम एंड नमस्कार आप सभी लोगों को। जैसा कि आज का टॉपिक कौन सा रहेगा हमारा, लीनियर अलजेब्रा तो फिनिश हो गया। अब जो है हम जो है प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फिर स्टैटिक्स, ये दोनों लगातार चलेगा अभी, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है, इसीलिए। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है ये भी। तो प्रोबेबिलिटी आज का टॉपिक रहेगा हमारा। लीनियर अलजेब्रा टोटल फिनिश हो गए। साउंड वगैरह आ रही है? साउंड क्लियर है? हेलो, क्या आवाज आ पा रही है मेरी? ओके। तो प्रोबेबिलिटी को भी जैसे हमने लीनियर अलजेब्रा को बेसिक से किया था, सेम वैसे ही प्रोबेबिलिटी को भी बेसिक से स्टार्ट कर देंगे, फिर इसको जो है हायर लेवल पर लेकर जाएंगे, ठीक है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार एंड जय श्री राम। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स एक्चुअल में एक ही यूनिट है। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स गेट में एक ही यूनिट में आता है, बट हम इसको जो है दो अलग अलग सेपरेट यूनिट में बांट देंगे, ठीक है। एक जगह थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टैटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में कैसा है, ये थ्योरी टाइप का है। थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बेस्ड आना चाहिए, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन, थोड़ा सेट का कॉन्सेप्ट, सेट वगैरह, ये सारी चीजें जो है थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखा जाए तो इसका पूरा टोटली एक्चुअल में नाम बोला जाता है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जैसे बेस थ्योरम वगैरह है। ये सब आप पहले थोड़ा सा पढ़ चुके होंगे, हो सकता है 11-12 से ही प्रोबेबिलिटी चालू हो चुका था, ठीक है। जब हम क्लास 10th में भी पढ़े थे तो वहां पर थोड़ा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, बट फिर भी यहाँ पर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बहुत बहुत से बच्चों को वो चीजें आती होगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे सबसे पहले इस टॉपिक्स में हम लोग कवर क्या करेंगे, आज के टॉपिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में, आज के टॉपिक्स में रहेगा हमारा टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन। जैसे स्टार्ट कहाँ से करेंगे? टर्मिनोलॉजी से। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग डेफिनेशन, बहुत सारे की डेफिनेशन। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। तो बेसिक प्रोबेबिलिटी जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को देखा जाएगा, फिर उनके कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन हो गए, जैसे लाइक इवेंट, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिर जाके है अब जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखिए, बेसिक टोपोलॉजी में सबसे पहला आता है कुछ
बहुत से बच्चों को सेट भी नहीं मालूम है, बट मैं थोड़ा सा सेट से स्टार्ट करता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को सेट की जरूरत पड़ जाए, रिक्वायरमेंट पड़ जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए सेट क्या होता है। सेट एक ऐसा है जिसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा सेट, ठीक है। तो सेट क्या होता है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, यहाँ पर देखिए लिख रहा हूँ सेट। सेट क्या है? सेट जो है कलेक्शन है किसका? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। कहानी समझ में आई बच्चों? क्या होता है सेट की डेफिनेशन, क्या होता है सेट? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारा चीज सेट ही करेंगे, ठीक है। सेट उठाना है हम लोग को, सब सेट सेट ये सारी चीजें जो है हम लोग को करना है। हाँ न्यू चैप्टर है बेटा, एकदम न्यू चैप्टर, ठीक है। तो सेट क्या होता है देखो, सेट जो है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब सेट क्यों पढ़ा रहा हूँ? सेट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी पर बेस्ड है। पहले सेट थ्योरी आया, फिर थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आया, ठीक है। तो हमारा टारगेट पूरा सेट पर रहेगा। कुछ बॉल्स का सेट दिया होगा, ठीक है, कार्ड्स का सेट होगा, और यहाँ पर हम लोग जो है सेट पर ही वर्क करेंगे। कोई जैसे पासे का हो गया सेट बनाएंगे, तो ये सेट, डाइस का सेट, इन सभी चीज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस वजह से मैं सेट की डेफिनेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सेट की डेफिनेशन क्या कहती है बताओ? कलेक्शन होता है, कलेक्शन मतलब बहुत सारी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा कर रहे हो। और जो इकट्ठे कर रहे हैं उन चीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। किस क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। लिखा है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड और छूट गया है, यहाँ बता देता हूँ। वेल डिफाइंड, अच्छा लिखा है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। डिस्टिंक्ट मीन्स क्या होता है? और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट समझ गए ना? किसी भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो सारा जो है आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। कोई भी वस्तु जो है, ठीक है, जीवित नॉन जीवित सब चीजें जो है वो क्या आ जाते हैं? ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है? जो इंडिविजुअली अलग हो। और वेल डिफाइंड मतलब जो डिफाइन होते हैं, जिसको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंगजस भी कई जगह बोलते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, कोई बता सकता है इनके बीच में डिफरेंस क्या है? डिस्टिंक्ट और डिफरेंट में क्या डिफरेंस है बताओ? क्या कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि डिस्टिंक्ट और डिफरेंट में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बताना है, क्या है डिफरेंस इसमें, क्या कोई बता सकता है? बताओ। चलो ठीक है, कोई नहीं बता सकता मतलब। यहां पर देखिए डिस्टिंक्ट और डिफरेंट का मतलब ये कहता है कि डिस्टिंक्ट और डिफरेंट, इसका मतलब भी अलग अलग होता है, इसका मतलब भी अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन जहां कंपैरिजन हो जाए, जहां क्या हो जाए? कंपैरिजन हो जाए, वहां पर हम क्या बोलते हैं? डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं। जैसे लाइक पेन और पेंसिल, तो पेन अलग चीज है, पेंसिल अलग चीज है। तो ये दोनों में कुछ डिफरेंस बता ही दे रहे हो कि ये अलग है। जहां पर आप कंपैरिजन कर पा रहे हो, वहां हम एक दूसरे के बीच में जो रहता है उसको डिफरेंट बोलते हैं। तो जैसे मान लो, और यहाँ डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जब एक ही कैटेगरी के सेम ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसको वहां पर क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने हीरो कंपनी का बाइक लिया, हीरो का कंपनी का क्या लिया? बाइक लिया। और सेम चीज जैसे लाइक स्प्लेंडर प्लस होता है, या जो भी होता है, मान लो कोई भी गाड़ी या जो भी लेते हो, तो वो अगर सेम एक ही कैटेगरी के सेम कलर, सारी चीजें सेम रहती है, एक जगह खड़ी रहती है, बहुत सारी जो सेलिंग करते हैं वहां पर देखे होगे एक ही कैटेगरी के सारे बाइक दिखाई देते हैं, तो वो जो है क्या होगा? आपका डिस्टिंक्ट वर्ड कहलाएगा, क्योंकि वो इंडिविजुअली अलग है तो डिफरेंट अलग ही है एक दूसरे से, मतलब इंडिविजुअली अलग है, कैटेगरी सेम हो गया, ठीक है। जैसे अगर आप मान लो आईफोन खरीदना चाहते हो, तो आईफोन जो है ले रहे हो, मान लो जो भी होगा, एक ही कैटेगरी का, जैसे आईफोन 5, 6, 7 ऐसा जो सीरीज चलती है, तो एक ही कैटेगरी के जब हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? उसको डिस्टिंक्ट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और जहां कंपैरिजन हो जाए वहां पर हम डिफरेंट बोलते हैं, ठीक है।
जैसे मान लो ये मैंने 2 पेपर दिया, ये व्हाइट पेज है मान लो, तो ये व्हाइट पेज है, मान लो व्हाइट है पूरा, ठीक है? तो ये जो पेज होंगे ये क्या होंगे आपस में, सब साइज़ वगैरह सब सेम होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट बोलेंगे, डिफरेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि वहाँ कंपैरिज़न नहीं हो पाएगा। व्हाइट पेज है, 2 व्हाइट पेज है ना? तो वहाँ पर आप क्या कंपेयर करोगे? साइज़ भी सेम है, कंपनी भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो वहाँ पर हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। बात समझ में आई? जैसे नंबर्स, नंबर्स का कलेक्शन, तो नंबर जो होते हैं वो आपस में इंडिविजुअली अलग होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 लाइक दैट। तो ये नंबर इंडिविजुअली अलग होते हैं और ये अलग नंबर होते हैं। तो यहाँ पर कोई कंपैरिज़न नहीं हो पाता है, ठीक है? बात समझ में आई? तो नंबर्स का सेट, इन सभी ऐसे ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना है जो आपस में डिस्टिंक्ट होते हों। दूसरा वेल डिफाइन होता है। वेल डिफाइन मतलब नंबर को आप डिफाइन कर सकते हैं। जिसको आप डिफाइन कर सकते हो उसको वेल डिफाइन बोलते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वेल डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको हम नॉट वेल डिफाइन बोलते हैं। तो वैसे चीज़ें को सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो ये इतने चीज़ का मतलब एक तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है, तो वो जो कलेक्शन किए हुआ उसी को हम सेट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोल देते हैं? सेट बोलते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल ध्यान दो, और सेट को कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, अंदर के जो एलिमेंट होते हैं इसको स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए, ये क्या चीज़ का कलेक्शन है बोलो? वोवेल्स का कलेक्शन है, ठीक है? ये किसका है? वोवेल्स है। तो वोवेल्स का कलेक्शन ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे इंडिविजुअली अलग होते हैं, 5 वोवेल्स होते हैं, सबको पता है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ये वोवेल्स हो गए, ठीक है? अगर मैं बोलूँ नंबर्स का कलेक्शन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने पहला दिया, दूसरा आप देना चाहते हो, मान लो कोई सेट कैपिटल लेटर है, तो सेट को इस ब्रैकेट से दर्शाते हैं, ठीक है? और मान लो इसमें मैंने दे दिया 3, 4, 5 लाइक कोई भी नंबर दे दिया, तो ठीक है ना? इंडिविजुअली अलग है, नंबर हैं, बस एक ही कैटेगरी हो गई, नंबर एक कैटेगरी हो गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर हो गए, ठीक है? और एक ही कैटेगरी का इसलिए डिस्टिंक्ट हो गया। वेल डिफाइन है, नंबर को सारे लोग डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी बोलेगा भैया ये 3 है, ये 4 है, रियल नंबर में एग्ज़िस्ट करता है। तो जिसको हम कुछ ना कुछ तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो वो जो है क्या बन जाता है? सेट बन जाता है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ तीसरा एक एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने लिखा, इसको थ्योरी में भी बोलते हैं, ठीक है? ये तो सारे ऐसे लिख दिया। अब ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या? कलेक्शन ऑफ, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ऐसा थ्योरेटिकली लिख रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ 5 डॉक्टर्स। 5 डॉक्टर्स, 5 डॉक्टर्स का कलेक्शन। बोलो भाई, मैंने 5 डॉक्टर है उनका कलेक्शन किया है, तो ये भी क्या है अपने आप में? इज अ सेट। क्या बन जाएगा? इज अ सेट बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर क्या लिखा, देखिएगा, फोर्थ नंबर जैसे ही मैंने लिख दिया, ये कोई कलेक्शन है किसका? कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट, मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। अब 5 क्रिकेट प्लेयर के जो बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है उनके नाम बताइए, तो ये जो है कभी भी सेट नहीं बनेगा। इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। क्यों? रीजन क्या है? यहाँ पर जो मैंने दिया हुआ है वर्ड बेस्ट, ये जो है नॉट वेल डिफाइंड। कैसे डिफाइन करोगे? कैसे डिफाइन करोगे अभी? ये जो है क्या होता है? नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। अब आप बोलोगे सर ऐसा है वैसा है। अगर मैं आपसे बोलूं भाई 5 हीरोइन के नाम बता दो, हैं? 5 एक्टर्स के नाम बता दो, एक्ट्रेस, तो आप बताना चालू कर दोगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, सेट है, लिख सकते हो। ये चीजें मैं कलेक्शन बता रहा हूँ, तो कलेक्शन लिख दो मतलब वो कलेक्शन ही है, उसका सा सेट बनाओ जरूरी नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है? अभी मैंने बोला कि कोई 5 जो है हीरोइन के नाम बता दो, फिर मैंने बोला कि 5 जो है बेस्ट एक्टर्स के नाम बता दो, एक्ट्रेस के नाम बता दो, बेस्ट एक्ट्रेस के नाम बता दो, तो आप बोलोगे ये हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप किस कारण से बेस्ट बोल रहे हैं, आपको रीजन देना पड़ेगा। जैसे कई बच्चे क्रिकेट प्लेयर खिलाड़ी में ले लेते हैं, एक जगह धोनी ले लेते हैं, ठीक है? एक जगह हमारा क्या है, धोनी है मान लो, और एक जगह है जो है मान लो सचिन ले लेते हैं। अब दोनों में भाई बोलोगे दोनों बेस्ट है, नहीं बेस्ट नहीं है, सिर्फ क्रिकेट प्लेयर है। बेस्ट क्यों है? तो आप बोलोगे भाई इस वजह से बेस्ट है। तो ये बेस्ट जो रीजन दे रहे हो वो बेस्ट तो सब में हो सकता है, किसी न किसी में तो एग्जिस्ट कर सकता है,
ठीक है। आप बोलोगे ये बेस्ट डॉक्टर है, तो क्यों डॉक्टर है? तो अच्छा इलाज करता है, तो अच्छा इलाज तो और भी बहुत लोग करते हैं, ये बेस्ट ही क्यों है? ऐसा बात हो जाता है। इंडिविजुअली सबके लिए अलग-अलग बेस्ट होते हैं, है ना? तो आपको कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, सबको नहीं जानते ना, वो पूरी वर्ल्ड में डिफाइन नहीं है। जो आप जिस डॉक्टर को आप बोल रहे हैं मान लो, तो वो डॉक्टर अमेरिका वाला है, थोड़ी इसको जानता होगा। तो ऐसा चीज़ जिसको पूरी दुनिया वर्ल्ड में डिफाइन हो, पूरे वर्ल्ड में हर जगह, ठीक है? हर जगह वो डिफाइन होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? उसी को ही वेल डिफाइंड बोलते हैं। जैसे मैंने लिख दिया सन, और ये जैसे ले लिया, ठीक है? सन के बारे में सब जानते हो, जो सूरज होता है, वो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं इसको, और ये वेल डिफाइन है, इस वजह से उसको ये एक तारा है, ऐसा कुछ भी मतलब एक डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बनी हुई है। आप नेट में सर्च करोगे कि सूरज क्या है, तो उसके बारे में डेफिनेशन आ जाएगी। तो बात वही चीज़ हो जाती है कि जिसको डिफाइन किया जा सकता है, वो सारा वेल डिफाइन है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, वो नॉट वेल डिफाइन है। बात समझ में? जैसे कई लोग बोलेंगे भाई शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन में बेस्ट कौन है? तो अमिताभ बच्चन लोग बोलेंगे। लेकिन फिर रीज़न ये आती है कि वो बेस्ट क्यों है? तो आप बोलोगे सर वो लंबा है, लंबा तो बहुत लोग होते हैं। फिर बोलोगे उसके जो है वो अच्छा एक्टिंग करता है, तो वैसा एक्टिंग तो और भी बहुत लोग करते हैं। बात समझ रहे हो? तो उनके जो प्रॉपर्टी है वो किसी और में भी एक्जिस्ट करती है। तो उनको भी फिर बेस्ट बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, आपको वही अच्छा लगता है तो आप बोलोगे नहीं भाई यही बेस्ट है। तो इसीलिए कोई चीज़ें बेस्ट नहीं होती है। लाइक सिमिलरली टीचर्स भी ऐसे ही बेस्ट नहीं होते हैं। बोलते हैं ना कि ये टीचर बेस्ट है, ये टीचर नहीं, बेस्ट टीचर नहीं होते हैं, सिर्फ़ एक टीचर होते हैं। हाँ, ये एक टीचर है भाई। हाँ, बोल सकते हो कि आपके लिए वो बेस्ट है, लेकिन वो सेट नहीं बनेगा। अगर हम सेट बनाने की कोशिश करें कि 5 बेस्ट टीचर्स का कलेक्शन कर लो, 10 टीचर्स का कलेक्शन कर लो, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। अगर आप 10 टीचर्स का कलेक्शन कर रहे हो, तो वो जो है क्या बन जाएँगे? सेट बन जाएँगे। लेकिन अगर आप 10 बेस्ट बोल दिए, तो वो फिर सेट नहीं बनेगा। जैसे ही बेस्ट वर्ड डाल दिए, तो वो जो है कभी भी क्या? बेस्ट नहीं होता है, ठीक है? मतलब सेट नहीं बनता है, ठीक है? जैसे मैं बोल दूँ मैं अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मेरे जैसा और कोई दुनिया में ऐसा टीचर नहीं है। ऐसा बोलना गलत हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि हमसे अच्छे-अच्छे टीचर्स बैठे हुए हैं। तो बात वही चीज़ हो जाती है कि किसी की चीज़ को बेस्ट बोलना वो सेट में एग्ज़िस्ट नहीं करता है, ठीक है? समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि सेट क्या होता है? एक तो इंडिविजुअली अलग है, इंडिविजुअली का मतलब डिस्टिंक्ट होता है। अगर आप इसमें ऐसे 3 लिख दोगे तो ये सेट नहीं बनेगा। रीज़न क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम हो गए, तो यहाँ डिस्टिंक्ट बोला, तो ये एक ही कैटेगरी के सेम एलिमेंट को नहीं रखना है, अलग-अलग कैटेगरी को रखना है। क्लियर है? तो सेट मेरे ख्याल से आप लोग को समझ गया होगा कि सेट होता क्या है। तो सेट से ही कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि जब हम सेट को डिफाइन करना जान गए कैसे सेट होते हैं, तब जाके फिर हम लोग जो है आगे और भी जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ को कवर कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? तो सेट जनरली खाली भी हो सकता है भाई, बात को समझो। सेट जो है एक ऐसा एलिमेंट जिसको नल सेट भी बोलते हैं, उसको नल सेट कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। नल सेट है जिसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है? नल सेट को ऐसा लिख दो या फिर फाइल लिख दो। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट बोलते हैं, ठीक है? एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं, ठीक है? एग्जांपल्स एग्जांपल्स बोलो भाई क्या होगा इसका एग्जांपल? अच्छा ठीक है, लो भाई एग्जांपल से आपको जरूरत है। देखो ए के अंदर में उन नंबर्स का कलेक्शन है नेचुरल नंबर का, ठीक है? सच दैट कि ये जो है x माइनस x प्लस वन को ऐड करने पर आंसर 0 मिलता है। बोलो बच्चों, कंडीशन क्या है? कंडीशन समझो, इसको बोलते हैं, ये भी एक सेट को लिखने का तरीका होता है थ्योरी में, ठीक है? x उन नेचुरल नंबर का कलेक्शन, यानी कि मेरे पास सिर्फ x का कलेक्शन है जो इस इक्वेशन को क्या करता है? वो सैटिस्फाई करता है, सच दैट कि x प्लस वन करूँ तो आंसर 0 मिले। अब बोलो ऐसा कौन सा नंबर एग्जिस्ट है जो नेचुरल नंबर होना चाहिए? ऐसा एक भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है, तो यानी कि खाली सेट लिख दो, या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो? ऐसा फाइव लिख दो। तो ये जो सेट है वो कौन सा सेट है? नल सेट है। क्यों? क्योंकि ऐसा नेचुरल नंबर में कोई है ही नहीं जिसको किसी के साथ 1 के साथ ऐड करने पर मुझे 0 मिले। बात समझ में आई? तो ऐसे भी सेट होते हैं, यानी कि नल सेट भी होते हैं, बहुत सारे सेट भी होते हैं, इनफाइनाइट सेट भी होते हैं। तो ये सारे जो हैं आपस में सेट होते हैं, ठीक है? कुछ बेसिक सेट ये होते हैं जैसे लाइक नेचुरल नंबर का सेट, इसके अंदर में इनफाइनाइट नंबर होते हैं 1 2 3 डैश 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 डैश। सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स का सेट, इसमें जो है डैश 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 -3 -2 -1, ये सारे नंबर्स के साथ-साथ 0 1 2 3, ये भी तो अपने आप में सेट ही है ना, है तो नंबर्स, तो ये सारे जो हैं सेट होते हैं, ठीक है? फिर आता है इसी में मान लो रेशनल नंबर का सेट है। रेशनल नंबर का सेट में वो नंबर्स है जो पी बाई क्यू के टाइप के आते हैं, सच दैट क्यू नीचे वाला जो है 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू के दोनों एक्चुअल में होते इंटीजर्स के हैं, ठीक है? इंटीजर बटा इंटीजर ही रेशनल बन सकता है। नीचे वाले एलिमेंट कभी 0 नहीं होते हैं, और जीसीडी पी और क्यू का 1 आना चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है
तभी वो क्या बनता है बच्चों, सेट बनता है। कौन सा, रेशनल नंबर का सेट बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक चीजें पढ़ाई गई है आपको पहले न कभी। ये है रेशनल नंबर का सेट में। रेशनल नंबर जो होते हैं वो कलेक्शन होते हैं, इरेशनल रियल नंबर का सेट जो है क्यू, और यूनियन क्यू का कॉम्प्लीमेंट। जो नंबर इसमें नहीं आएगा वो नंबर क्यू का कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल का यूनियन करोगे तो सेट ऑफ रियल नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक सेट थे यहाँ पर, ये जो है सेट थ्योरी में काउंट होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं हमारा बेसिक टॉपिक, जो यहाँ पर आज जो हम लोग करने वाले हैं, बेसिक, जिसका नाम मैंने दिया था बेसिक क्या, टर्मिनोलॉजी, प्रोबेबिलिटी के लिए बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजी में जो है छोटे छोटे चीजों को कवर किया जाएगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट होता है आपका सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस, यहीं से तो पूरा चीजें क्लियर होगी। सैंपल स्पेस होता क्या है, जैसे आप कोई ऑल पॉसिबल, मतलब कोई चीजें कर रहे हो तो ऑल पॉसिबल आउटकम जितने भी आ सकते हैं किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट में, उसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इसको थ्योरी में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन बनेगी ऑल पॉसिबल आउटकम ऑल पॉसिबल आउटकम इन एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। सारी चीजें बताएंगे अभी आपको, देखते जाओ। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखा जाए, जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस होता है। तो सैंपल स्पेस एक्चुअल में क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ ऑल, ये भी तो एक्चुअल में सेट बन गया, सैंपल स्पेस भी क्या हो गया, सेट हो गया। क्यों, क्योंकि ये कलेक्शन है, जितने भी आउटकम, जितने आने वाले हैं चांसेस, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोल रहे हैं। तो जो जो आएगा, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है, जैसे आप किसी सिक्के को उछालना, ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें जो आने वाले हैं चांसेस, पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है, और ऑल आउटकम्स लिखा, पॉसिबल जितने भी हो सकते हैं सभी को बना दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं यहाँ पर, तो देखो एग्जांपल से समझा देता हूं। एक चीज और, कि सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, 8 is denoted by एस। कभी भी सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके एक एग्जांपल से देखिए भैया आप लोग। मान लो मैंने क्या किया, पहला टॉसिंग, जब जो है किसको, सिक्के को या फिर पासे को फेंक रहा हूं। ठीक है, टॉसिंग और डाई, एक डाई को टॉस करा रहा हूं। डाइस जो होता है जिसमें 6 फेस होते हैं, तो जब डाइस को टॉस करा रहे हो, लाइक जैसे अपन लूडो खेलते हैं, जो लूडो में 6 बने रहते हैं, 6 फेस होते हैं, पता है, ऐसे जो ऐसा बना रहता है इसको डाइस बोलते हैं थोड़ा। ठीक है, इधर 1 2 3 4 ऐसा ऐसा लिखे रहते हैं, 6 नंबर होते हैं, जो लूडो खेलोगे बचपन में वो चीजें। तो जो है इनका कलेक्शन देखो, टॉसिंग, जब हम एक डाइस को टॉस कराते हैं तो ऊपर क्या आएगा, जब आप लूडो खेलते हो तो क्या क्या चीजें आ सकती है, ऑल पॉसिबल लिखा है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम। तो जब आप देखो टॉसिंग करा रहे हो किसको, डाइस को, ये टॉस कराना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, आप रैंडमली ऐसे फेंक रहे हो, तो ये एक एक्सपेरिमेंट में आएगा, और इसको क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जब किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल चांसेस है, उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो भैया आप जब लूडो फेंकोगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये टॉसिंग और डाई, एंड पॉसिबल आउटकम, दिस इज आउटकम, क्या क्या आएगा, चांसेस क्या क्या है, तो 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, ये जो है हमारे क्या है, आउटकम है। तो टोटल आउटकम का कलेक्शन इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या सभी को समझ में आ गया, यस या नो, जब बताओ, जल्दी बताओ, आया समझ में कि नहीं आया।
मान लो एक और एग्जांपल से समझिए, मान लो टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग, अब जरूरी नहीं है बेटा सिंगल में ही है, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। जब हम किसी कॉइन यानी किसी सिक्के को फेंकते फेंकते, वो भी एक बार नहीं, दो बार, ट्वाइस, ठीक है। एक साथ दो सिक्कों को जब क्या करते हैं, थ्रो कराते हैं, टॉस कराते हैं, तो जो आउटकम क्या है, क्या निकल के आएगा बेटा देखो। अब एक साथ दो कॉइन फेंक रहे हो, तो दोनों कॉइन के ऊपर टॉप पर क्या क्या आएगा, या तो वो दोनों हेड हेड हो सकते हैं, पॉसिबल आउटकम तो यही है, दोनों फेस पर, दोनों सिक्के के टॉप पर क्या जाए, हेड हेड दिखा दे, या फिर एक हेड एक टेल दिखाई दे, या तो एक टेल एक हेड दिखा दे, या तो फिर जो है टेल और टेल दिखाई दे। तो ये जो आ रहे हैं इसी को ही क्या बोलते हैं, ये पूरे चांस, अब इसके अलावा और कोई चांस नहीं होगा, इसके अलावा और भी कोई चांसेस नहीं होगा, तो ये टोटल पॉसिबल आउटकम है कौन, ये सारी चीजें समझ में आ गए। तो यही क्या है, आपका सैंपल स्पेस कहलाता है, इसी को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया सैंपल स्पेस क्या होता है, बताओ भाई। सैंपल स्पेस का कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया, यस या नो, जल्दी बताओ। अब यहां पर सेट में फिर, अब फिर वापस सेट में आएंगे, थोड़ा सा सेट का कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो सेट में फिर देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। जब हम नंबर काउंट करते हैं ना सेट के एलिमेंट्स को, इसमें 5 है, 6 है, 10 है, तो वो जो है कार्डिनलिटी कहलाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो मैं इसको सेट की डेफिनेशन में लगा देता हूँ, ठीक है। एक एक चीज को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से समझिएगा, कोई भी चीज को अपने को यहाँ पर रटना नहीं है, ठीक है, समझ के कोई चीज पढ़ना है, ठीक है। जब आप अगली बार किसी को पढ़ाओगे भी तो लोग बोलेंगे कि हाँ भाई कहाँ से पढ़ कर आए हो आप। कार्डिनलिटी ऑफ सेट, सेट की कार्डिनलिटी, सेट की कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कार्डिनलिटी को एन ऑफ ए लिख सकते हो, या फिर ऐसा सेट के ऊपर ऐसा बना दो, वो तो भी वही होता है, कार्डिनलिटी होती है। या फिर आप ऐसे कार्डिनलिटी ऑफ ए लिख लो, बात एक ही चीज है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए, या ऐसा मॉड टाइप का बना दो, मॉड ऑफ ए कर दो, या तो एन ऑफ ए लिख दो। ये जो है कार्डिनलिटी को डिनोट करता है, ठीक है। और इसका मतलब कुछ और नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखा जाए, जैसे अगर ए के अंदर में मैंने दे दिया 1 2 3, ये कोई सेट है, तो बोलो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आएगी, आप बोलोगे 3, ठीक है। तो कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें, तो 3 है, तो इसीलिए इसको 3 लिखा जाता है, ठीक है। इसको एन ऑफ ए से भी डिनोट करते हैं। तो कार्डिनलिटी समझ गए, सेट के एलिमेंट को काउंट करना, बस काउंट करना, अब जरूरी नहीं है कि अब वो यही हो सकता है आपका सेकंड एग्जांपल ये भी हो सकता है, ए के अंदर में ए ई आई ओ यू, अब बोलो इसको काउंट करो कितनी हो गई, तो कार्डिनलिटी कितनी हो गई, ये सेट की 5, ऐसा कुछ भी हो अंदर में उसको काउंट करना है, ठीक है। उसको बोला जाता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अब आ जाओ वापस प्रोबेबिलिटी पर। तो यहाँ पर जो है अब काउंटिंग करेंगे कि भाई सैंपल स्पेस में कौन कौन कितने एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। उन एलिमेंट को यहाँ पर काउंट किया जाता है। अब काउंटिंग ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस को काउंट करना, ठीक है। अब कैसे काउंट करा जाएगा सैंपल स्पेस में, आइए देखते जाते। सबसे पहले कॉइन्स में बात करेंगे, ठीक है, कौन क्या क्या चीज, मतलब अगर हम देखा जाए तो जो है प्रोबेबिलिटी किस चीज से बनता है, आपके एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, जो क्वेश्चन आने वाले हैं वैसे तो बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आते हैं तो चांसेस वैसे, वैसे प्रोबेबिलिटी से जरूरी नहीं सिर्फ यही है, और भी हम बना सकते हैं। कौन कौन सी चीजें से रिलेटेड, देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप बोल सकते हो क्वाइन, क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, और डाइस से रिलेटेड आ सकता है, और कार्ड से रिलेटेड आ सकता है, और बॉल से रिलेटेड आ सकते हैं, और बॉल्स मीन्स कंची, सारी चीज इसी में आ गए। तो जनरली तो पूरे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाले तो यही है, 4 टाइप के जनरली यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉइन, डाइस, कार्ड्स, बॉल्स। बट
इसके अलावा भी और बोल सकते हैं, जैसे पास होने की प्रोबेबिलिटी, फेल होने की प्रोबेबिलिटी, तो इस टाइप की चीजें भी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कॉइन, डाई या कार्ड और बॉल से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी चीजें अगर इतना जान गए तो बाकी चीजों को भी जान जाओगे। तो अगर हम एक एक चीज को पकड़े, यहाँ पर अगर हम देखें कि कॉइन क्या होता है, ठीक है, तो कॉइन से रिलेटेड में क्या रहता है भाई, कि एक कॉइन, दो कॉइन, टू कॉइन, थ्री कॉइन, इस तरह से। ठीक है, जब हम किसी एक्सपेरिमेंट में देखा जाए, तो आप कॉइन में देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि मान लो आप एक कॉइन को थ्रो कराते हैं, पहला इन वन कॉइन। जब हम किसी एक कॉइन में देखें तो सैंपल स्पेस क्या होता है, जो सैंपल स्पेस होते हैं इन वन कॉइन, सैंपल स्पेस, जब हम एक कॉइन को ऐसे उछालते हैं, थ्रो कराते हैं, या रेंडम एक्सपेरिमेंट कराते हैं बोल सकते हो, तो यहाँ पर जो है सैंपल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो कौन कौन से आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको एच से डिनोट करेंगे, और एच के अंदर में भाई एच और टेल आएगा, सिर्फ यही होगा। तो नंबर ऑफ एच कितना होगा भाई, एनएस में कितने एलिमेंट होंगे, ओनली ओनली 2 एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें दो कॉइन एक साथ अगर थ्रो कराए, तब क्या मिलने वाला है यहाँ पर, सेकंड इन टू कॉइन, then in two coins, सैंपल सैंपल स्पेस। तो अगर आप एक साथ दो कॉइन को थ्रो करा रहे हो, तो क्या क्या सैंपल स्पेस में बनेगा, पॉसिबल आउटकम क्या क्या बनेगा, तो पॉसिबल आउटकम बनने वाला है, एस के अंदर में आने वाले होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल और टेल। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, नंबर ऑफ एस कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 4 होगा। आया समझ में सभी को। अगर मैं एक साथ 3 कॉइन को थ्रो कराऊंगा, तब क्या होगा, सैंपल स्पेस इन 3 कॉइन। याद रखना कुछ चीजें ऐसी होती है कि अगर आप 3 कॉइन को एक साथ थ्रो करा रहे हो या एक कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करा रहे हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो बताओ कितने बनेंगे, कौन बता सकता है, एस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है, आपसे पूछ रहा हूँ कितने आएंगे, एनएस बताना है आपको डायरेक्ट। अगर 3 कॉइन एक साथ थ्रो करा रहे हो, तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, कौन बता सकता है, बताओ। आपको ये पूछ रहा हूँ मैं, एनएस एनएस कितना होगा, वाह बेटे वाह, वाह, 4 तो यही हो गया, 4 तो 2 पे ही हो गया था, तो जाहिर सी बात है 3 पे एक साथ तीन थ्रो कराओगे तो अलग आएंगे। वाह रे वाह, कोई बोले 4, कोई बोले 8, कोई बोले 9, कोई बोले 16। वाह, आओ बेटा इधर देख लो पहले, सैंपल स्पेस इन 3 कॉइन, जब आप 3 सिक्के एक साथ उछालते हो ना, ये सिक्के हैं भाई, ये सिक्के हैं आपके, एक साथ जब तीनों को थ्रो कराते हो, तो हो सकता है यहाँ पर हेड आ जाए बेटा, यहाँ पर टेल आ जाए, यहाँ पर टेल आ जाए, ऐसा चांस है कि नहीं है, है कि नहीं है, यस या नो जल्दी बताओ। एक ये भी तो चांसेस हो सकते हैं, ऐसे 3 कॉइन आएंगे, तो हो सकता है यहाँ टेल हो जाए, यहाँ पर हेड हो जाए, यहाँ टेल हो सकता है 3 कॉइन फेंक रहे हो, तो यहाँ हेड आ जाए लेकिन टेल यहाँ और यहाँ आ जाए, तो अगर एक हेड वाले तो बोलूँ तो इतने सारे आ जाएंगे। ठीक है, वह कुछ भी, कोई 27, कोई 12, कुछ भी है। आओ देखते हैं इधर, लॉजिक लगाओ, तुक्का नहीं लगाओ। तो भैया एक हेड हो सकता है, और टेल, टेल एक ये चांस पॉसिबल हो सकते हैं, इधर टेल इधर हेड, इधर टेल हो सकता है, इधर टेल इधर टेल इधर हेड हो सकते हैं। यानी कि अभी सिर्फ एक हेड वाले 3 चांस हो सकते हैं, 2 हेड वाले फिर आएंगे बेटा, हेड हेड टेल, और हेड टेल हेड, और हेड टेल हेड हेड। तो अभी 2 हेड वाले ये चांस हो सकते हैं, उसके बाद 3 हेड वाले, तीन हेड वाले, 3 हेड वाले, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड वाले, और 3 टेल वाले, 3 टेल वाले,
समझ रहे हो कि नहीं? तो काउंट करोगे जब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चांस बनेगा बेटा। यानी एनएस के अंदर में कितने आने वाले हैं? 8। जिनका 8 था वो सही था। 6 12 27 नहीं होगा। ठीक है, तो 8 आएंगे। अच्छा, इसका क्या लॉजिक है? अगर हम 4 देंगे तो क्या होगा भाई? तो इसका मतलब ये समझ में आता है, सिक्के के पहलू पढ़कर आए हो पहले बचपन में। सिक्के के पहलू कितने होते हैं? दो होते हैं, पढ़े हो आप लोग। एक सिक्के के दो फेस होते हैं, हेड या टेल। हेड या टेल दो फेस होते हैं। इसी वजह से अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट, अगर एस के अंदर में एन टाइम थ्रो करा रहे हो, अगर एस कोई कॉइन है और एन कॉइन है, एन क्या है? कॉइन है, तो दिस इंप्लाइज में देन एनएस में जो आने वाले एलिमेंट होंगे, एनएस में जो आएगा बेटा वो 2 की पावर n बनेगा। देख लो, जब आप 2 कॉइन थ्रो किया था तो 2 की पावर 2 4 आया था। 3 कॉइन को थ्रो करा रहे हो तो 2 की पावर 3 8 आएगा। एक कॉइन को थ्रो कराओगे तो 2 की पावर 1 1 आएगा। अब मैं बोलूंगा बेटा बताओ, 4 अगर कॉइन को एक साथ थ्रो कराया जाए, 4 कॉइन्स को एक साथ थ्रो कराया जाए तो टोटल कितने आएंगे एलिमेंट? हाउ मेनी एलिमेंट इन 4 कॉइन फॉर सैंपल स्पेस? सैंपल स्पेस के लिए बताओ, जब हम 4 कॉइन को एक साथ थ्रो कराएंगे तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? मैंने जनरल जेनरिक फॉर्मूला लिख दिया है आपके सामने। ये जेनरिक फॉर्मूला है, अगर इस फॉर्मूला को याद रख लो तो सारा काम बन जाएगा। लेकिन एन इसमें पता होना चाहिए, एन क्या है? कॉइन्स है। वेरी गुड। अब आ गया समझ में कि सैंपल स्पेस में कितने कितने एलिमेंट बनेंगे, सैंपल स्पेस में कितने आएंगे, तो टोटल इतने आने वाले हैं। कौन कौन से आएंगे हमको मतलब नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन सिर्फ कितने से ही काम बन जाता है। हमको टोटल चाहिए ना एनएस, तो ये चीजें काम बन जाएगी। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि क्यों 16 हुआ? क्यों होगा? क्योंकि 2 की पावर n करेंगे। अब क्यों 2 की पावर n करेंगे? क्योंकि सिक्के के जो कॉर्न कॉइन होता है उसके सिर्फ 2 फेस होते हैं, हेड या टेल। जब 2 फेस हो रहे हैं तो 2 की पावर कॉइन कर देना है, 2 की पावर कॉइन कर देना है, जितने भी आने वाले चांस होंगे। सभी को आ गया समझ में? यस या नो जल्दी बताओ भाई। तो ये था कॉन्सेप्ट पूरा कॉइन के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं डाइस। सेकंड आता है डाई। अब डाई जो होता है क्या, इसको क्या बोलते हैं? पासा बोलते हैं। हो सकता है बहुत लोग जानते होंगे हिंदी में पासा, जो गेम खेलते एक पासा टाइप का रहता है। अगर इसमें हम एलिमेंट की बात करें तो देखो, पहले तो इसका शेप कैसा रहता है। शेप अगर बोला जाए तो इस टाइप के शेप होते हैं। ठीक है बच्चों, इस टाइप के जो शेप होते हैं इसको बोलते हैं डाइस। तो हो सकता है कि थोड़ा सा, ये जरूरी नहीं है कि ये इसी टाइप का हो। लूडो बस समझ लो, लूडो का एक एग्जांपल ले लो, इसको पासा बोलते हैं। समझ में आई बात? तो इस टाइप की चीजें जो होती है लूडो में काउंट होता है। अच्छा, अब देखो इसके कितने फेस दिखाई दे रहे हैं? फेस बताओ कितने होंगे? ये जो है, अब आप देखो इसके डाइस है। तो जब हम लूडो जो फेंकते हैं इसमें जो नंबरिंग होता है, वहाँ क्या क्या लिखा रहता है? किसी एक जगह क्या रहता है? 1 लिखे रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप क्या कर सकते हैं, इसको पूरा ऐसा फील कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो डाइस होता है जनरली वो क्या रहते हैं आपके? क्योंकि डाइस में आपको पीछे का भाग नहीं दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, पीछे का भाग दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ऐसा सेफ रहता है। तो आपको ये समझ जाना है कि ये क्या है। जब आप लूडो खेलोगे तो अंदर का भाग नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ये चीजें दिखाई देगी। और साइड का इमेज दिखाई देगा। साइड बोले तो ये वाले इमेज।
एक ये वाला साइड दिखाई देगा, ठीक है। हो सकता है आप लोग को सेम एक ही चीज कलर दिखाई दे रहा होगा, बट एक्चुअल में वो दो तीन कलर हैं। और एक ये वाला, तो ऐसे तीन कलर के ऊपर से बस दिखाई देंगे। जब आप लूडो फेंकोगे तो लूडो में यही तीन दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो इसके ऊपर जो है सिर्फ तीन कलर के ये दिखाई देंगे, और यहाँ पर जो नंबर होगा, हो सकता है यहाँ पर ऐसा एक डॉट बना हो, यहाँ पर ऐसे दो बने हो, ठीक है। ऐसे इस तरह के डॉट दिखाई दे, 1 2 3 लाइक इस टाइप के। तो छह फेस होते हैं, हो सकता है छह भी दिखाई दे, तीन दो इस टाइप के अभी जो है दिखाई देते सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें एस के अंदर सैंपल स्पेस में क्या आएगा, तो सैंपल स्पेस में आने वाला है, तो इसके अंदर में कौन कौन आएगा बेटा, 1 भी आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है। समझ में आ गए। तो जब हम एक डाइस को थ्रो कराते हैं तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। ये किस में है, वन डाइस। डाइस की बात करेंगे तो डाइस में सिर्फ ये पहला वन डाइस के लिए, इसमें एनएस कितना आएगा, एनएस जो कितना आएगा बेटा, 6 आएगा। समझ में आ गई। एनएस कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। इसी प्रकार जब हम दो डाइस को थ्रो कराते हैं, ठीक है, जब एक साथ क्या, दो डाइस को थ्रो कराते हैं, तब क्या क्या आएगा, चांसेस क्या है, इन टू डाइस। जब हम दो डाइस को एक साथ थ्रो कराते हैं तो पॉसिबिलिटीज क्या है, आउटकम क्या क्या आएंगे। तो आपका एक हो सकता है पहले में 1 आ जाए, दूसरे में भी 1 आ जाए, और 1 आ जाए, इसमें दो, इसमें 1, इसमें 3। हो सकता है पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 4 आ सकता है, फर्स्ट 1 और 5 आ सकते हैं, और 1 और 6 आ सकते हैं। इसी प्रकार 2 1 2 2 इस तरह से बढ़ते चले जाएगा, इधर भी बढ़ते चले जाएगा, लास्ट में 6 1 ऐसा, 6 1 6 2 6 3। ये आप लोग पहले भी कर आए होंगे, 6 4 और 6 5 6 6। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिप्लोमा वाले हैं, उनको ये चीजें समझ में नहीं आती है, इसीलिए इसको जो है कराया जा रहा है। तो अगर हम बोले इसमें टोटल आउटकम कितने होंगे बेटा, तो 6 इधर है, 6 इधर बढ़ा हुआ है, तो 6 बाई 6 का मतलब टोटल कितना होगा, एनएस बराबर कितना हो जाएगा, 36। एनएस कितना होने वाला है, 36 होने वाला है। ये कहीं ना कहीं कितना है बेटा, 6 का स्क्वायर भी है। समझ गए। इसका मतलब हम लोग से अगर पूछेगा सामने वाला, एक साथ अगर आप तीन क्वेश्चन को थ्रो कराते हो तब क्या आउटकम आएंगे, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इन 3 डाइस। 3 डाइस में सैंपल स्पेस कितना होगा, तो एनएस बराबर कितना होगा बेटा, 6 की पावर n हो जाएगा। अब मतलब 6 की पावर 3। क्यों, क्योंकि आपका जो फेस कितने 6 होते हैं, तो इस वजह से, ठीक है। तो इससे क्या सीखे कि जो सैंपल स्पेस में होंगे, सैंपल स्पेस में टोटल सैंपल जो एलिमेंट होंगे, ठीक है, सैंपल स्पेस इन n डाइस। अगर हम एक साथ n लोगों को फेंके तो इसमें क्या होगा, मतलब s की कार्डिनलिटी कितनी है बेटा, अगर s है, सैंपल स्पेस इन एनएस में कितना आएगा, 6 की पावर n, जब n अगर डाइस को थ्रो कराते हो। समझ में आ गई, सभी को आ गया समझ में, कि जब हम अब 6 क्यों लिखा, वहां पर 2 लिखा था, यहाँ पर 6 क्यों लिखा, क्योंकि वहां पर जो है 2 फेस होते थे, यहाँ पर जो है 6 फेस हो सकते हैं, चांसेस 6 होता है, इस वजह से 6 की पावर n चलता है। सभी को आ गया समझ में, 216 होगा इसका, ठीक है, वेरी गुड। तो समझ में आ गया आप लोगों को, दो चीजें का कंसेप्ट क्लियर हो गया, यस या नो, जल्दी बताओ। क्या क्या चीजें कर ली अभी तक आप लोगों ने, डाइस को समझ लिया और कॉइन्स को समझ लिया।
चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आ जाओ, देखा जाए किसमें, कार्ड्स में। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैक्सिमम कार्ड से पूछते हैं। ठीक है, कार्ड जो होता है, कार्ड मतलब जो हम ताश खेलते हैं, ताश की पत्ती, लाइक उसको बोलते हैं कार्ड से। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कार्ड्स में देखा जाए क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या चीजें रहती है, यहाँ पर आओ देखते हैं इस पर। सबसे पहले तो कार्ड्स को दो हिस्से में डिवाइड करो। कौन कौन से दो हिस्से बेटा? इसको जो है कार्ड्स में टोटल 52 होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। इन 52 कार्ड्स को अगर हम देखा जाए तो दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक 26 और एक 26। ये 26 आपके रेड होंगे और ये 26 आपके ब्लैक होते हैं। बात समझ में आई? यानी कि कार्ड से जब आप देखोगे तो जो है ताश के पत्तों वाला, ताश के पत्ते वाले में सिर्फ दो ही कलर दिखाई देता है, रेड और ब्लैक। तो रेड कितने होते हैं? 26। ब्लैक कितने होते हैं? 26। पूरा ब्लैक नहीं होता है, जो उसका कार्ड्स में जो नंबर जो छपे रहते हैं नंबर नंबर्स, वो सारे जो है ब्लैक में रहेंगे और कुछ जो है रेड में रहते हैं। अगर पूछा जाए कितने रेड कितने ब्लैक, तो आपको बता दिया 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। क्या सबको समझ में आ गया? अगर हम रेड की बात करें तो रेड में कौन कौन से रेड होते हैं भाई? अगर हम देखें तो रेड में सिर्फ दो ठोक रेड होता है। कौन कौन से? रेड में जो होते हैं हमके डायमंड और हर्ट, डायमंड और हर्ट। और जो 26 ब्लैक होते हैं उसमें कितने होते हैं? तो इसके भी दो हिस्से, और एक जिसका नाम क्या होता है? स्पेड और क्लब। ठीक है, क्या क्या होते हैं? स्पेड और क्लब। सभी बच्चों को क्लियर है? इतने सारी चीजें होती है। ठीक है, स्पेड और क्लब। मतलब ये कितने होते हैं? अब ये 26 को दो हिस्से में बांट दिया तो बराबर में ही बांटेगा, तो कितने कितने बांटेगा भाई? 13 और 13। जो आप लोग सिंगिच किंग का गाना सुने हो, एक कलर के 13 पत्ते, ऐसा अगर कुछ गाना है कि नहीं है? बस बस वही यही से आया गाना। ये भी कितने होते हैं? 13। ये भी कितने होते हैं? 13। तो व्हाइट के जगह मैंने ब्लैक के जगह मैंने व्हाइट ले लिया। ठीक है, तो ये समझ में आया? 26 और 26 में बढ़ गया, 13 और 13 में बढ़ गया, 13 और 13 में बढ़ गया, मतलब 52 के चार पेयर बना सकते हैं हम। और इन चारों पेयर में कौन कौन से यहाँ पर कैटेगरी में होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो कौन कौन सा होता है? ए सब में होगा, ए ए और ए। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से नंबर होने वाले हैं यहाँ पर, जिसको बोला जाता है 2 3। ए मीन्स 1 होता है, 1 के जगह ए लिखा जाता है। 2 3 से लेके कहाँ तक जाते हैं? 10 तक जाते हैं, फिर जे आता है, फिर क्यू आता है, फिर के आते हैं। ये होते हैं, ध्यान से देख लो भाई। और यही पूरा कॉन्सेप्ट साइड में भी होते हैं, सब में होते हैं। ठीक है, यानी कि ये सारे जो है, ये जो नंबर्स लिखे हुए मैंने, ये सारे जो है हर जगह होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो इतने हैं, ये इधर भी एग्जिस्ट करेंगे, इधर भी एग्जिस्ट करेगा। 2 3 10 जे क्यू के। इधर भी 2 3 10 तक जाएगा, फिर जे होता है, फिर क्यूब होता है, फिर के होता है। ये चीजें होती है, ध्यान से अच्छे से समझ लो भाई। जो कार्ड्स होते हैं हमारे, जो कार्ड्स होते हैं 52 वाले, वो 26 रेड और 26 ब्लैक में पूछता है। तो ऐसा भी पूछ सकता है, अगर एक कार्ड्स को थ्रो कराया जाता है तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी, उस कार्ड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप कितने बोलोगे? 26/52। 52 में से 26 रेड होएगा। ठीक है, तो इसके भी दो हिस्से होते हैं, 13 और 13। इसके 13 और 13 दो होते हैं, जिसके चार ग्रुप में बांटा गया है। चारों ग्रुप का नाम क्या क्या है? अगर हम चारों ग्रुप का नाम बोले तो क्या क्या है भाई? फोर ऑल ग्रुप के नाम है। पहले ग्रुप का नाम है डायमंड, जो रेड में होता है। दूसरा हर्ट, हार्ट भी बोलते हैं इसको। तीसरा स्पेड और क्लब। ठीक है, इसमें भी 13 होते हैं, जिसमें ए होता है 2 3 10, ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं। जिसमें इन ए को क्या बोला जाता है? जे क्यू के को क्या बोला जाता है? ये सारी चीजें अलग होती है। ठीक है, अगर इसमें बोला जाए
तो ये एस कार्ड होता है, इसको एस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, मैं उसको जो है नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। इसमें ए को क्या बोला जाता है, ए को जो है एस कार्ड बोला जाता है। ठीक है, एस कार्ड। दूसरा फेस कार्ड अगर हम बात करें तो 4 ठोक होते हैं। ठीक है, एस कार्ड तो ये हो गया। अगला जो है फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जे क्यू के, इनको फेस कार्ड बोला जाता है। तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, जे क्यू के। ठीक है, जिसमें के इसमें क्या रहता है, किंग होता है। जे का मतलब होता है जैक, जोकर। क्यू का मतलब होता है क्वीन, और के का मतलब होता है किंग। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ एस कार्ड टोटल कितने होते हैं एक कार्ड में। एक कार्ड्स अगर थ्रो करा रहे हो, इसमें टोटल एस कार्ड कितने होते हैं, हाउ मेनी एस कार्ड्स, बताओ जल्दी बताओ भाई, एस कार्ड कितने होते हैं इसमें, टोटल एट्स कार्ड कितने होते हैं। बोलो भाई बोलो। दिस इज कॉल्ड एस कार्ड, ये जो है आपका क्या होता है, एस कार्ड। तो टोटल 1 2 3 4 कार्ड दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल एस कार्ड 4 होते हैं। फेस कार्ड कितने होते हैं, तो यहाँ से 3 होते हैं। ये 1 2 3, ये 3 फेस कार्ड है, ये 3 फेस कार्ड है, ये 3 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 12 क्या होते हैं, तो टोटल 4 एस कार्ड हो गए और 12 फेस कार्ड हो गए। समझ में आ गई सभी को। तो फेस कार्ड और एस कार्ड के बारे में आप लोगों को जानकारी रहनी चाहिए। सबको आ गया समझ में। एस कार्ड इतने, फेस कार्ड इतने, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा तो एस कार्ड ये चीजें रहती है। ठीक है, तो बोलेगा डायमंड का फेस कार्ड, डायमंड का ये, डायमंड का टोटल फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें जो है रहती है इसमें। ये लो भाई, बहुत से बच्चों को एकदम क्लियरली से समझना है तो ये चीजें समझ लो। ये इसके विथ डायग्राम के साथ है। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके डायग्राम के साथ में ये चीजें नंबर बनी हुई है। अगर आप देखना चाहो तो वन स्टैंडर्ड डेक कार्ड। ठीक है, हर्ट्स का ये डायग्राम होता है, स्पेड का ये वाला होता है, डायमंड्स का ये रेड, ये स्टार टाइप बना होता है, क्लब में ऐसा पेड़ टाइप बने रहते हैं। ठीक है, सब में ये नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक कौन कौन से, A 2 3 जो नंबर्स दिख रहे हैं यही नंबर्स, A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं। फिर जैक होता है, फिर किंग होता है, क्वीन होता है। ये सारे नंबर सब में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, व्हाइट वाले को व्हाइट के नाम से, और जो रेड होता है रेड को रेड से कलर से डिनोट कर दिया गया है। कि तो ये पूरा स्ट्रक्चर है किसका, आपके कार्ड्स के। ठीक है, तो किंग होने की प्रोबेबिलिटी, जैक होने की प्रोबेबिलिटी, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, किंग और क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी, स्पेड का किंग, स्पेड का किंग, हर्ट का क्वीन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं बेटा इसी टाइप से होते हैं। ठीक है, आगे समझ में सब। अब देखिए भाई, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें। अब तक जो है मैंने बेसिक टोपोलॉजी में सिर्फ सैंपल स्पेस को बताया, इतना सारा सैंपल स्पेस था, सोच लो। सैंपल स्पेस को भी छोटा मोटा नहीं है, सैंपल स्पेस को समझने के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस में कितने, ये पूरे जो अभी तक का जो टॉपिक चला है आज का, इन टॉपिक्स को क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। पूरा यहाँ से देखिए सैंपल स्पेस जो है मैंने बताया, टॉसिंग डाइस में, कॉइन में, ठीक है, फिर कार्ड्स में, और बॉल में तो सैंपल स्पेस, उस बॉल को काउंट करना है बैग में कितने हैं। ठीक है, उन्हीं को आपको काउंट करना है और वो आपका क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है यहाँ पर। कार्ड्स के सैंपल स्पेस यही है, काउंट करना है बेटा, इसको काउंट करना है, 13 13 13 13 कितने हो गए, 52 कार्ड्स। तो एनएस कितने हो गए इसके, 52 हो गए। समझ में आया, इसका एनएस कितना होगा, 52 होगा। अब इसमें एक कार्ड से इतने ही, इसमें एक कार्ड्स में ही सैंपल स्पेस में कितने सारे हो गए, 52। तो आपको एक साथ नहीं बोलेगा 2 कार्ड्स, कभी भी हम कार्ड्स खेलते हैं तो एक कार्ड्स पे ही काम बन जाता है। एक साथ कार्ड में 2 कार्ड्स नहीं फेंके जाते, थ्रो नहीं करा जाते। बात समझ में आई, तो एक कार्ड्स पे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो एक कार्ड से ही देगा, एक से ज्यादा कार्ड से नहीं देगा। मतलब आपसे ये नहीं बोलेगा कि एक साथ हम 2 कार्ड्स को थ्रो करा रहे हैं फिर वहां से, नहीं, वैसा केस नहीं होने वाला है।
ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक कार्ड्स को में ही क्वेश्चन पूछेगा कि ये जैक होने की प्रोबेबिलिटी या ये समथिंग जो भी निकलेगा वो एक कार्ड्स में ही देगा, क्योंकि एक कार्ड्स में 52 होते हैं ना, जरूरत ही नहीं है। जब हम कार्ड्स खेलते हैं तो एक कार्ड से ही खेल लेते हैं, जरूरत नहीं पड़ती आगे। जरूरत पड़ेगा बाइनोमल डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां देख लेंगे। ठीक है। अब आता है इवेंट्स एंड ट्रायल। इवेंट्स एंड ट्रायल, इसको समझ लीजिए इसको। कि इवेंट्स क्या होते हैं और ट्रायल क्या होता है। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में। इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब होता है कि जब आप कोई क्या करते हैं, क्या बोल रहे हो? ठीक है। तो इवेंट्स जो होते हैं, जो आता है, जो आउटकम आएगा, जैसे आप क्या चाहते हो, है ना। जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किए आपने, रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कि कार्ड्स को थ्रो फेंका, तो उसमें जो आएगा टॉप पर वो आपका इवेंट होगा। वो इवेंट जैसे हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, तो ये अपने आप में एक इवेंट में हो गया। ठीक है। और आप क्या चाहते हो, जैसे कि मुझे जो है इवन नंबर मिले, अगर एक डाइस को थ्रो कराऊं तो मुझे इवन नंबर मिले, तो ये जो है अपने आप में एक क्या है, इवेंट है। तो जो आप चांस लाना चाहते हो, जो आपका मतलब आप क्या चाहते हो, ऐसा बोलना चाहे कि आप क्या चाहते हो, आप जो चाहते हो आना, वो आपका इवेंट्स बनेगा। ठीक है। आप जो चाहते हो वो क्या कहलाएगा, आपका इवेंट्स होगा। तो इवेंट्स कुछ है नहीं, क्या है एक्चुअल में इवेंट्स, कलेक्शन जो है, कलेक्शन ऑफ सबसेट, ऐसा बोल सकते हैं। इवेंट इज ए सबसेट ऑफ, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। आएगा सैंपल स्पेस के ही, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के जो सबसेट होते हैं वही क्या बन सकते हैं, इवेंट होते हैं। ठीक है। तो इवेंट कुछ और नहीं, इवेंट क्या होता है, सबसेट हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ट्रायल क्या होता है, जो आएगा। ठीक है। जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कराते हैं ना, वो ट्रायल कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझिए। अगर मैंने ये ट्रायल, ट्रायल क्या लिखा हूं, ट्रायल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, टॉसिंग अ, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ डाइस। ठीक है। तो टॉस कराना, कॉइन को टॉस कराना, कार्ड्स को फेंकना, ये सारी चीजें क्या कहलाती है बेटा, ट्रायल कहलाता है। ठीक है। और ट्रायल समझ गए। और इवेंट्स, इवेंट्स क्या हो गया, जो इसमें आएगा। क्या क्या आ सकते हैं इवेंट्स, मान लो आप कॉइन को फेंक रहे हो, तो क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या है। तो इवेंट्स, एक ऐसा इवेंट्स है जिसके अंदर में हेड आ जाए, एक इवेंट हो सकता है जिसमें टेल आए, ऐसा। ये अपने आप में इवेंट है। और ये देख लो सैंपल स्पेस के सबसेट भी बनेंगे। एक साथ दो आ सकते हैं, जब दो टॉइस, दो ठोक फेंकते हो, तो ये E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो सकता है, जरूरी नहीं है, ये भी अपने आप में एक इवेंट है। हेड हेड, हेड टेल, और टेल हेड, एटलीस्ट वन हेड होने की इवेंट, वन हेड होने की इवेंट। जब एक साथ दो कॉइन को थ्रो कराते हो, तो मैं बोल रहा हूँ इवेंट्स क्या आना चाहिए, एटलीस्ट दो, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे। तो ये सारे जो है इवेंट्स हैं। टॉसिंग का कॉइन, कॉइन को फेंकना, ये आपका ट्रायल है। ठीक है। ऐसी डाइस में भी अगर आप बात कर सकते हो, डाइस के लिए भी सेम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो इवेंट और डाइस का मतलब समझ चुके हैं। एक इवेंट ये भी हो सकता है, मान लो अगर आप डाइस को फेंक रहे हो, तो एक, मान लो आपने डाइस को फेंक रहा, तो उसमें क्या क्या इवेंट आ सकता है, दो, चार, छः, ऐसे एक इवेंट हो सकते हैं। नया इवेंट है एक E5, एक नया इवेंट हो सकता है, क्या, ऑड नंबर का, एक, तीन, पांच, ऐसे। दो से डिविजिबल वाले इवेंट, टू से नॉट डिविजिबल वाले इवेंट हो सकता है। एक ऐसा इवेंट हो जिसमें कुछ भी ना हो, खाली हो, आप जो बोल रहे हो वो ऐसा इवेंट हो ही ना, समझ गए। तो इवेंट्स जो है खाली सेट भी हो सकता है। तो एक्चुअल में देखोगे सब सब जो होते हैं वो सबसेट होते हैं किसके, सैंपल स्पेस के।
जो सैंपल स्पेस होता है उसके सबसेट से इवेंट बनते हैं, और जो जिसके थ्रू आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल। ट्रायल बोलो या रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ट्रायल करना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, बात एक ही। नोट, कई कई बुक में जो है यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा हो, तो आपको समझ जाना है वो कुछ और नहीं, ट्रायल ही है, ठीक है। इसी को ये भी बोलते हैं या फिर ट्रायल भी बोलते हैं, तो ये चीजें समझ लेना। मैक्सिमम बुक पढ़ोगे तो वहां पर जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा होगा, और कई जगह जो है हम लोग ट्रायल भी बोलते हैं। दोनों कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। वर्डिंग का बस अंतर होता है एक्चुअल में सेम, ठीक है। ठीक है, इवेंट्स का मतलब क्या होता है? इवेंट्स वो है, जैसे आप, जैसे मान लो आप थे, आप क्रिकेट खेल रहे हो, या जो भी प्लेयर होते हैं, ये एक टीम ए है, ये क्या है बोलो, टीम ए और टीम बी है। तो जब हम कॉइन को थ्रो कराते हैं, जब एक सिक्कों को ऐसे फेंकते हैं, सिक्के को मैंने उछाला, तो सामने वाले ने बोलेगा ना भाई हेड आएगा तो मैं जीतूंगा, हेड बोलेगा या टेल बोलेगा। तो ये जो बोल रहा है हेड, तो वो उसका आने की चांसेस है, वो चाहता है कि हेड आना है। तो वो जो चाहता है, जो जो आप चाहते हो वो सारे जो है इवेंट होते हैं। तो हेड आना एक इवेंट है, टेल आना एक इवेंट है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा सामने वाले ने सिक्का उछाला बोले कि भैया कुछ भी मत है तो मैं जीत जाऊंगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो इवेंट्स का मतलब आप जो चाहते हो, क्या करना चाहते हो भाई, आपकी रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट क्यों करता है? एक्सपेरिमेंट इसलिए करता है कि कुछ आए, कुछ मिले, तब तो एक्सपेरिमेंट होता है ना। आप कुछ चीजें कर रहे हो, मान लो इसमें हाइड्रोजन डाल रहे हो प्लस ऑक्सीजन डाल रहे हो, तो क्यों डाल रहे हो? आप चाहते हो पानी बनाना, कुछ तो चाहते हो कि भाई मुझे यहाँ से पानी बने। तो आप को H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, वहां पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो मिलेगा वही तो इवेंट हो गया। बात समझ में आई? तो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसके लिए तो कुछ तो होगा ना, बिना बिना जाने एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर सकता है। तो हमको भाई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा, जो मिलेगा वो इवेंट हो गया। बात समझ में आ गई? तो इवेंट का मतलब आप एक्सपेरिमेंट क्या किए, टॉसिंग अ डाइस, जब आप डाइस को फेंक रहे हो तो फिर उसके बाद तुरंत आपको बोलोगे भैया हेड आना चाहिए, ऊपर में जो है क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन में 2 4 6 कुछ भी आ सकता है, तो ये कुछ भी आ सकते हैं, इवन अगर आ गया तो वो आपका इवेंट हो गया। तो हेड आना, टेल आना, या इवन नंबर, ऑड नंबर, कुछ भी इस टाइप से जो आ रहे हैं तो वो अपने आप में एक इवेंट है। तो इवेंट समझ गए? तो इवेंट ये है। और ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट जिसको बोल रहा हूँ वो यही चीज है जो फेंकना, आप डाइस को फेंक रहे हो, थ्रो करा रहे हो, तो ये जो है अपने आप में क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंट कहलाता है या ट्रायल कहलाता है। क्लियर है? सैंपल स्पेस मतलब ऑल आउटकम, जितने भी आ सकते हैं, 1 2 3 4, एक अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट करने से मुझे सिर्फ ये ही चीजें मिल सकती हैं, पॉसिबिलिटीज कितनी है, जितने की उन सभी को कलेक्ट कर लो, वो आपका सैंपल स्पेस बनेगा। लाइक अगर आप एक डाइस को थ्रो कराते हो, फेंकते हो, जब लूडो खेलते हैं, तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं 1 से लेके 6 तक, तो वो सैंपल स्पेस हो जाएगा। सभी को कलेक्ट कर लोगे तो सैंपल स्पेस हो जाएगा। समझ में आ गई? ट्रायल, एक्सपेरिमेंट, इवेंट, ये सारी चीजें। अब इवेंट्स भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इवेंट्स देख सकते हो तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इवेंट, इवेंट के टाइप, टाइप ऑफ इवेंट्स। पहला आता है, सबसे पहला एग्जस्टिव इवेंट। ठीक है बच्चों, पहला क्या आएगा, एग्जस्टिव इवेंट। फर्स्ट इवेंट का नाम है एग्जॉस्टिव इवेंट। अब ये होता क्या है, देखिए अभी सिर्फ टाइप पढ़ रहे हैं, अब इवेंट्स के टाइप बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। उन टाइप्स में पहला टाइप्स कौन सा है, एग्जस्टिव इवेंट। तो एग्जस्टिव इवेंट्स क्या कहता है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, द टोटल नंबर
ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिव इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, एग्जिस्टिव इवेंट। अच्छा, इसके एग्जांपल से समझो, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं भाई। मान लो आपने एक डाइस को थ्रो करा है, ठीक है, एग्जांपल समझिए, टॉसिंग और डाई। जब आप डाइस को थ्रो कराते हो तो ये क्या बन गया, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। समझते जाओ एक एक चीजें। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, टॉसिंग और डाई, डाइस को फेंकना, थे थ्रो कराना, ये क्या है, अपने आप में एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो इवेंट्स क्या होगा, जितने पॉसिबल आउटकम है। तो मान लो एक इवेंट है किसका, जिसके अंदर में वन इवेंट नंबर ले लेता हूँ 2 4 6। दूसरा E2 ले रहे हो, एक दूसरा इवेंट जिसमें है 1 3 5। तो ये जो दो इवेंट हैं इनको एग्जिस्टिव बोलूंगा। क्यों बोलूंगा, क्योंकि इसमें जो है सारे पॉसिबल आ चुके। तो E1 यूनियन E2 करते हो तो वो एक्चुअल में आपका कौन बन जाना चाहिए, पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, E1 यूनियन E2 करोगे तो क्या मिलेगा, पूरा देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिस्टिव इवेंट बोलते हैं। अगर हम किसी एक कॉइन को थ्रो कराएं तो उसमें केवल दो इवेंट होते हैं, कौन कौन से, क्या बोल रहे हो। नहीं, वो कंप्लीट नहीं बनेगा तो नहीं होना चाहिए, सभी कंप्लीट होने चाहिए। आपके जो डाइस के एलिमेंट्स है वो कंप्लीट होना चाहिए यूनियन करने पर। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैंने एक एग्जांपल लिख लिया कि एक कॉइन को फेंका, एक कॉइन को थ्रो कराऊंगा तो ऊपर में क्या आ सकता है, हेड। तो फिर और क्या हो सकता है, टेल। तो दो इवेंट, ओनली दो ही इवेंट होंगे, एक हेड का और एक टेल का। ये दो इवेंट आपस में कैसे होते हैं, एग्जिस्टिव इवेंट होते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट का नाम है फेवरेबल इवेंट। क्या बोला जाता है जिसको, फेवरेबल। फेवरेबल इवेंट्स, इसकी डेफिनेशन देखो क्या होती है। तो फेवरेबल इवेंट्स मतलब आप जो चाहते हो ना वही, उसी को ही हम यहाँ पर जो आता है हैपनिंग जिसका होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल इवेंट। ठीक है, तो एक ऐसा इवेंट, द इवेंट्स, एक ऐसा इवेंट which the events which cases the happening of a particular event A are called favorable event, favorable event। ठीक है, मतलब आप जो इवेंट्स करा रहे हो, जो इवेंट्स करा रहे हो उसके ऊपर आप क्या चाहते हो, जैसे इवन नंबर का आना, तो ये इवन नंबर चाहते हो, या कोई डाइस को थ्रो करा रहे हो। नहीं, सैंपल स्पेस से तो इसका कंपेयर होएगा ही नहीं ना, सैंपल स्पेस के ये तो इवेंट्स के टाइप है ना भाई, ध्यान से समझो अच्छे से।
ये जो मैंने बताया ये इवेंट्स है, इवेंट सैंपल स्पेस में अलग है। सैंपल स्पेस तो कंप्लीट पॉसिबल होता है। आप जो टॉस को डाई, जैसे आप टॉसिंग और डाई लिखा है, आप जब डाइस को थ्रो करा रहे हो, लूडो जो होता है उसको जब आप फेंक रहे हो, तो उसमें जो टोटल आ सकते हैं कौन कौन से, 1 2, ये तो इवेंट तो सबसेट होता है ना। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये इक्वल हो सकते हैं बट जनरली ये क्या होते हैं, ये उसके सबसेट होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है वो इक्वल भी हो जाए, बट अलग अलग चीजें, दोनों चीजें अलग अलग होती है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ जनरली आर्मी के लिए है वो सब चीजें, टैटू वगैरह के लिए। इसके एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने क्या करा रहा है, टॉसिंग या थ्रोइंग बोल सकते हैं इसको, थ्रोइंग और डाई। जब आप डाई को थ्रो करा रहे हो तो आप जब बोलोगे भाई इवन नंबर्स का सेट, ठीक है। तो एक इवेंट इवन है, इवन जो है उन सेट का कलेक्शन है जो इवन हो, 2 4 6। तो ये आप चाह रहे हो तो ये क्या बन गया आपका फेवरेबल इवेंट, और कुछ नहीं है। बात समझे। तो फेवरेबल इवेंट उस इवेंट को बोलेंगे जो आप चाहते हो, जैसे आप बोलोगे भाई इवन नंबर का आना चाहिए, दो नंबर्स का सम 6 होना चाहिए, ऐसे इस टाइप की चीजें जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, इवन अपने फेवरेबल। आपके फेवर में क्या आ रहा है, आपके फेवर मतलब जैसे आप एक कार्ड्स को फेंक रहे हो, और कार्ड्स फेंक रहे हो और बोल रहे हो कि हर्ट्स का क्या आना चाहिए, जो है एस कार्ड आना चाहिए। तो वो आपका फेवरेबल है, फेवरेबल इवेंट आपके जो आपके फेवर में आ गया। नहीं आया तो सिर्फ इवेंट है, नहीं आया। जैसे मान लो मैंने एक लूडो फेंका, जो डाइस को फेंक रहा हूं, और मैं चाहता हूँ 6 आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यही चाहते हैं 6 आए। भाई जब आप लूडो खेलते हो तो मैक्सिमम बच्चे के थिंकिंग में क्या रहता है, 6 आना चाहिए, 6 आएगा भागेंगे, 6 6 6 6। तो जनरली लोग सोचते हैं कि 6 आए, ठीक है। बट आता है क्या, नहीं आता है। तो ये 6 आना एक इवेंट है। लेकिन नहीं आया तो अगर आ गया आपके, तो आप बोलोगे मेरे फेवर में आया, मेरे फेवर में आया मतलब मेरे लिए वो फेवरेबल इवेंट हो गया। बात समझ में आ गई, इतनी सी चीजें हैं और कुछ नहीं। अगर आप जो चाहते हैं और वही चीज अगर आ गया, तो वो आपका फेवरेबल इवेंट हो जाता है, ठीक है। तो फेवरेबल इवेंट और कुछ नहीं है, जो हैपनिंग हो रही है वो पर्टिकुलर इवेंट ए, वो क्या बन जाता है, आपके फेवर में आ गया तो उसको बोलते हैं हम लोग फेवरेबल इवेंट। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ये पहला एग्जांपल है। दूसरा, मान लो आपने 2 डाइस को थ्रो कराया, क्या बोला, थ्रोविंग 2 डाइस, ठीक है। आप 2 डाइस को थ्रो करा रहे हो, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इवेंट्स क्या होगा, अब देखिए इवेंट्स ये है कि आप चाहते हो कि सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ बोथ नंबर इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा कि 5 आना चाहिए। आप बोल रहे हो दोनों डाइस को फेंकने पर, एक डाइस को एक साथ 2 डाइस को मैंने फेंका, थ्रो कराया, तो जो दोनों डाइस पर जो आएगा फेस, उनका जब सम करूंगा तो मेरे को कितना मिलना चाहिए, 5। अगर आ गया तो वो मेरा फेवरेबल होगा। तो कौन कौन से आ सकते हैं भाई, फेवरेबल इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक ऐसा इवेंट, इसके अंदर में उनका वो जो सबसेट आएगा है, तो ये इवेंट ही जो एस का सबसेट बनेगा। अब बोल रहा है दोनों का सम 5 आना चाहिए, तो बेटा 1 और 4 हो सकता है। एक अगर 4 आ गया तो ये मेरे फेवर में आ गया, तो इवेंट हो गया, ये मेरा फेवरेबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर में क्या क्या आ सकता है, जब 2 आ जाए 3 आ जाए तब भी ये होगा, काम बन जाएगा। जब ये 3 और ये 2 आए तो भी चलेगा, और जब ये 4 और 1 आ जाए तब भी चलेगा। तो इन सभी का कलेक्शन कर दिया, ये जो सेट बनेगा, ये सेट अपने आप में सैंपल स्पेस का सबसेट है। और ऐसे इवेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे, फेवरेबल इवेंट्स बोलोगे। समझ में आ गई बात, यस या नो, जल्दी बताओ। तो फेवरेबल इवेंट मतलब जो आपके फेवर में है उनका सेट कलेक्शन, जो जो फेवर में है उनके कलेक्शन कलेक्ट कर लो, वही आपके क्या बनेंगे,
क्या फेवरेबल इवेंट। एक कॉइन फेंक रहे हो, जैसे टीम इंडिया टीम ए टीम बी की जब टॉस कराते हैं, है ना, किसको, कॉइन को। तो जब टॉस कराते हैं तो सामने वाला बोलता है हेड, अगर हेड आया तो मैं, तो वो हेड आना उसका अगर आ गया तो उसके फेवर में आ गया, उसके फेवर में आ गया तो उसको बोलेंगे फेवरेबल इवेंट। तो फेवरेबल इवेंट सिर्फ हेड होगा या तो फिर टेल होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला जो है सेकंड ये हो गया। थर्ड, थर्ड जो है, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, तीसरा, जिसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये भी दो इवेंट्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। टू और मोर इवेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट, दो या दो से, दो या दो से ज्यादा इवेंट जब हो जाएं, दो या दो से ज्यादा अगर कोई इवेंट्स हैं, आर सेट टू बी, आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसको एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलोगे। कब बोलोगे? जब दो या दो से ज्यादा होने चाहिए भाई, एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए दो या दो से ज्यादा इवेंट्स होने चाहिए, तो उसको हम एक्सक्लूसिव बोलेंगे। तो यदि कब बोलेंगे? इफ द हैपनिंग ऑफ, इफ द हैपनिंग ऑफ, ठीक है, एनी वन ऑफ देम, एनी वन ऑफ देम, किसी भी एक में, ठीक है, हैपनिंग ऑफ देम एक्सक्लूड्स, ये इसकी डेफिनेशन है भाई, कभी कभी डेफिनेशन बेस पे भी कोई क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक्सक्लूड्स द हैपनिंग, हैपनिंग ऑफ ऑल अदर इन द सेम एक्सपेरिमेंट, सेम उसी एक्सपेरिमेंट में, कुछ और नहीं, उसी एक्सपेरिमेंट में वो दूसरे के नॉट इक्वल होता है, ऐसा बोल सकते हैं, एक्सक्लूड कर देता है, उसको निकाल देता है, यानी कि जो बचे हुए हैं, ठीक है, सेम एक्सपेरिमेंट। बात समझे? यानी कि जैसे आप एक डाइस को थ्रो करा रहे हो, डाइस को थ्रो कराने पर एक, मान लो कोई इवेंट है, एक और इवेंट है, तो ये जो है, ये वाले एलिमेंट्स पहले वाले सेट में जितने आ गए हैं उसको एक्सक्लूड कर देगा, यानी कि उसमें नहीं होने चाहिए। तो दूसरे वाले अदर वाले इवेंट्स में ये वाले एलिमेंट पहले वाले जो आ चुके हैं वो नहीं होने चाहिए। एक्चुअल में इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलो या डिसजॉइंट सेट भी बोल दो, तो भी बात एक ही है, ठीक है। तो इसको इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको किस और नाम से? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसजॉइंट, डिसजॉइंट इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट्स का मतलब होता है ये दोनों जॉइंट ना हो, यानी एक भी एलिमेंट दूसरे भी एलिमेंट में नहीं होना चाहिए, ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसका जो है इंटरसेक्शन, मान लो E1 और E2 ऐसे भी बोल सकते हो दूसरे लैंग्वेज में, इफ E1 एंड E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये अपने मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हो गई, ये किताबी लैंग्वेज, ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज। E1 और E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ, या E1 एंड E2 आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो देन इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि E1 इंटरसेक्शन E2 करोगे बेटा कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली सेट मिलेगा। दोनों का इंटरसेक्शन करते हो तो खाली सेट मिलते हैं। बात आई समझ में? ये है मैथमेटिक्स लैंग्वेज, छोटी सी शॉर्टकट में लैंग्वेज, ये और ये जो किताबी भाषा का लैंग्वेज है।
तो ये क्या कहता है कि एक इवेंट्स आएगा तो जो अदर इवेंट्स आएगा दोनों में देखोगे तो ये एक्सक्लूड्स करते हैं। इंक्लूड, अरे एक्सक्लूड पढ़े हो ना, इंक्लूड मतलब उसमें इन्वॉल्व होना, एक्सक्लूड मतलब इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। तो जो पहले इवेंट्स के मेंबर हैं वो दूसरे वाले अदर वाले इवेंट्स में एक्सक्लूड नहीं होंगे, इंक्लूड नहीं होंगे, इसका मतलब ये कह रहा है। या फिर दूसरे लैंग्वेज बोल सकते हैं E1 और E2 हैं, अगर उनको आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हो तो उनका इंटरसेक्शन करके देख लो। अगर उनके इंटरसेक्शन में क्या आ जाता है, खाली सेट आ जाता है, नल सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। आई बात समझ में? यस या नो, जल्दी बताओ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 6 से समझ में आएगा। मान लो जो है इवेंट्स, सैंपल स्पेस कौन है, बोलो बेटा। सैंपल स्पेस जो है हेड, हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल है। ये मान लो सैंपल स्पेस है। तो एक इवेंट्स E1 नाम दे रहे हो जिसके अंदर में हेड होने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड हो या दो हेड हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेड होने का इवेंट्स ये जो है फेवरेबल इवेंट एक ये है, दूसरा फेवरेबल इवेंट्स जो है टेल और टेल है। तो आपको दिख रहा है दोनों में देख सकते हो कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। E1 अलग चीज है, E2 अलग चीज है, इनका इंटरसेक्शन करोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, खाली सेट मिलने वाला है। तो ऐसे में आप बोल सकते हो E1 एंड E2 ये जो दोनों सेट हैं क्या बन गए, E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या यही दोनों होंगे, नहीं बेटा, बहुत सारे अलग अलग होंगे, अलग अलग कर लो। हेड ए दो डबल हेड वाले, सिंगल हेड वाले, टेल टेल वाले, E1 E2 E3 बना सकते हो, E1 E2 E3 E4 बना सकते हो, लाइक इस तरह से बना सकते हो। तो उनका इंटरसेक्शन करोगे तो खाली सेट मिल जाएगा, तो आपस में क्या बन जाते हैं, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बन जाते हैं। क्या बात सबको समझ में आ गई, यस या नो, जल्दी बताओ। क्या सबको समझ में आ गया इतनी सी चीजें? ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।